सो गाइज आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम अपने सारा आकाश के फर्स्ट पार्ट के लास्ट चैप्टर यानी कि 10th चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना रीडिंग मटेरियल अपने सामने में रख लीजिए। खाना वाना खाकर दिवाकर के यहाँ से निकले तो 11 बज गए थे। घर पर कहकर भी नहीं आया था, जाकर वहाँ डांट पड़ेगी कि तबीयत ठिकाने आ जाएगी। कम से कम कहीं जाओ तो पूछताछ कर तो जाओ। अब आधी रात में किवाड़ खुलवाना भी एक समस्या होगी। जो भी खोलने आएगा वह अपने कष्ट और मेरी जिम्मेदारियों पर भाषण देना अपना परम कर्तव्य समझेगा। एक एक कदम चलते दिल धसक रहा था। सड़क और गलियां सुनसान पड़े थे। मकानों के ऊंचे ऊंचे होने की वजह से सड़क पर चांदनी कटी फटी फैली थी। कोहरा मिलकर अजब धुंध सा छाया था। अब हम जानते हैं कि लास्ट वाला एक बहुत सैड चैप्टर था जिसमें मुन्नी को वापस उसके ससुराल भेज दिया जाता है। और उसके 2-3 दिन बाद की यह घटना है कि समर जो है दिवाकर और उसकी पत्नी के साथ सिनेमा देखने के लिए जाता है। ये मुन्नी के जाने के एक दिन पहले ही प्लान किया गया था कि वो लोग उसी दिन जाएंगे, मतलब जिस दिन समर का परीक्षा ख़त्म हुआ था ये उसी दिन का प्लान था। लेकिन क्योंकि उस दिन मुन्नी के साथ घर में ऐसा कुछ हो गया, फिर उसके बाद कौन जाना चाहेगा। और उसके अगले दिन जो है मुन्नी जा रही थी अपने ससुराल, तो काफ़ी दुखी भरे पिछले 2-3 दिन थे, तो इसलिए समर नहीं जा पाया था। लेकिन वो आज गया था और जब वह सिनेमा देखकर और सब कुछ करके वहाँ से निकला था तो 11 बज चुके थे और रास्ते जो थे वो सुनसान पड़े हुए थे। रास्तों पर कोई नहीं था क्योंकि अभी ठंड का महीना था और ठंड के महीनों में देर रात को तो जाहिर सी बात है कि रास्ते सुनसान पड़े रहेंगे। तो समर अब उन रास्तों पर चल रहा था और उसे इस बात का टेंशन हो रहा था कि अब वह घर पर कैसे जाएगा, क्योंकि उसने घर पर किसी को भी नहीं कहा था कि वह दिवाकर के साथ सिनेमा देखने को जा रहा है। और इतनी रात हो गई है तो अगर वह घर जाता भी है तो किसी से किवाड़ खुलवाना ही बहुत बड़ी समस्या होगी। और अगर कोई दरवाज़ा खोलने भी आएगा तो वह भी समर को अच्छा खासा बात सुना देगा। तो समर जो है वह अभी दिवाकर के यहाँ से निकल रहा था और 11 बज गए थे। और जब समर वहाँ से निकल रहा था तो सुनसान रास्ता था, रास्ते पे कोई भी नहीं था। और समर जो है वह वहाँ से जब जा रहा था तो उसे इस बात की चिंता हो रही थी कि अब वह वापस अपने घर में आखिरकार जाएगा कैसे, क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी और सबसे पहली बात वह अपने घर में बोलकर भी नहीं आया था। तो उसे इसी बात का डर था कि वह घर आखिरकार जाएगा कैसे और दरवाज़ा खोलने कौन आएगा। मतलब समर को इस बात की टेंशन थी कि वो आखिरकार घर में जाएगा कैसे। उसे घर में तो अब अगर वह जाए तो उसे डांट पड़ेगी। जाने क्यों मन में बड़ी बेचैनी छाई थी और भीतर कुछ कसक उठता था। हुआ यूं कि मुन्नी के कारण उस दिन तो सिनेमा जा नहीं पाए थे। 2-3 दिन बाद वह प्रोग्राम बना। रात को 10 बजे सिनेमा खत्म हुआ। बहुत अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन नायक नायिका के प्यार से कुछ दृश्य सचमुच मन पर छाए रहे और कसक होती रही कि काश ये मेरे भी जीवन में उतर पाते। बहुत दिन बाद सिनेमा देखा था। अब समर जो है जाहिर सी बात है उस दिन जो है वो नहीं जा पाया था, तो मुन्नी के जाने के 2-3 दिन बाद जो है यह प्रोग्राम बन पाया था कि समर जो है सिनेमा देखने को गया था। और सिनेमा देखकर वो आ रहा था। उसे सिनेमा तो कुछ खास नहीं लगा, लेकिन जो नायक नायिका मतलब जो हीरो हीरोइन थे उनके बीच में जो प्यार दिखाया गया सिनेमा में वह उसे अच्छा लगा। और वो यही सोचता है कि वैसा कुछ मेरे जीवन में क्यों नहीं उतर पाता है। लौटते तो पैदल ही घर को चले। मैं और दिवाकर पास पास थे। किरण कुछ दूर हटकर चल रही थी और भी अनजाने स्त्री पुरुष सिनेमा के किसी न किसी पक्ष के बारे में बातें करते चले जा रहे थे। किरण मुझसे या मेरे सामने प्रायः नहीं ही बोलती थी। सिनेमा आने के समय जो संकोच मन में आया था वह अब फिर नए सिरे से जाग उठा। मेरे कपड़े उन लोगों से काफ़ी नीचे स्तर के थे। मुड़ी तुरी ऊंची सी कमीज पैंट, भदे फटे पुराने से सैंडल। विचित्र बात यह भी कि अपनी गांठदार चोटी पर मुझे इतनी झेप कभी नहीं आई जितनी उस समय। उसे तो मैंने बड़े ही बेमालूम ढंग से खोलकर शेष बालों में मिला लिया। हाथ फेर फेर कर देख लेता कि कहीं वह अलग उठ तो नहीं आई है। मन में एक बार आया कि मान लो इसे काट ही डाला जाए तो
फिर साथ ही धिक्कार उठा, छी मेरे मन में भी क्या क्या बातें उठती हैं आजकल। अब समर जो है वह बहुत दिनों बाद सिनेमा देखने गया था और सिनेमा देखकर वह दिवाकर और उसकी पत्नी जो है वह घर को आ रहे थे। वो दोनों पैदल ही आ रहे थे और भी रास्तों पर बहुत सारे लोग थे जो कि चल रहे थे, बहुत स्त्री पुरुष थे जो कि चल रहे थे और सभी लगभग में उस सिनेमा से जुड़े हुए बातचीत ही कर रहे थे। समर जो है वह दिवाकर के साथ चल रहा था और दिवाकर की पत्नी जो है वह थोड़ी दूरी पर चल रही थी क्योंकि शायद उसे उन दोनों के साथ चलने में शर्म आएगी क्योंकि अभी समर वहां पर है। समर यह कहता है कि उसने जो कपड़े पहने थे वह उतने अच्छे नहीं थे जितने उन दोनों ने पहने हुए थे और उसे इस बात पर थोड़ी शर्म भी आ रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज उसे परेशान कर रहा था वह थी उसकी चोटी, मतलब जिसे हम शिखा कहते हैं, जो कि बालों के पीछे रखा जाता है। तो उसी चोटी पर समर को बहुत दिक्कत हो रही थी क्योंकि वह चोटी बार बार उसके माथे से निकल जाती थी। समर ने जैसे तैसे करके उसे अपने बालों में मिला तो लिया था लेकिन उसे यह डर हमेशा रहता था कि कहीं वह चोटी बार बार निकल तो नहीं जाएगी और वही देखने के लिए वह उसे बार बार चेक करता रहता था। समर को उसको लेके काफ़ी परेशानी हो रही थी और इसीलिए समर एक बार यह सोचता है कि क्यों ना इसे एक काट ही दिया जाए। लेकिन उसी के साथ साथ उसे यह आता है कि छी मेरे मन में भी अभी क्या क्या उठता है। अब समर ऐसा क्यों कहता है? वह इसलिए कहता है क्योंकि चोटी जो है वह खासकर ब्राह्मणों के लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है। चोटी एक ऐसी चीज होती है जिसे कभी भी नहीं काटा जाता है, उसके अंश को भी नहीं छुआ जाता है। अगर वह खुद टूट पड़े तो एक अलग बात है लेकिन उसे कभी भी कैंची से नहीं चलाया जाता है। ब्राह्मण के लिए वो एक बहुत बड़ा संस्कार होता है। जब कोई लड़का ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है तो उसका मुंडन तक उसके केसों पर हाथ नहीं लगाया जाता है और उसके मुंडन के बाद जो है उसकी एक चोटी बना दी जाती है जो कि उसे अपने उपनयन तक रखना पड़ता है। अपने उपनयन तक भले ही अपने बाकी के केसों में वह कैंची चला सकता है लेकिन वह अपने चोटी के साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। और इसके साथ ही साथ वह अपने बालों में उस तरह, मतलब जो रेजर होता है वह भी नहीं चला सकता। जब उसका उपनयन होता है तो उपनयन के समय में पूरे माथे को छील दिया जाता है। पूरे माथे में जितने भी केश होते हैं उन्हें छील दिया जाता है। पूरे माथे को छील देने के बाद 2-3 दिन बाद फिर से माथे को छीला जाता है और उस समय माथे के पीछे थोड़ी जगह छोड़ के बाकी के बालों को छील दिया जाता है। अब वहाँ से जो बाल उगते हैं वह बाकी बालों से लंबे उगते हैं और उन्हें ही चोटी कहा जाता है। और ये जो चोटी होती है यह एक ब्राह्मण को जो कि अपने संस्कारों को बहुत ज़्यादा मानता है उसे यह चोटी मरते दम तक नहीं हटवानी चाहिए और ना ही उस चोटी को किसी दूसरे के द्वारा स्पर्श किया जाना चाहिए। वह जो चोटी होती है वह इतनी पवित्र चीज़ होती है कि उसे सदैव बांध कर ही रखा जाता है, उसे कभी भी खुला नहीं रखा जाता। अगर किसी की चोटी खुली हुई है तो वह अच्छा संकेत नहीं माना जाता है, तो इसीलिए चोटी को हमेशा बांध कर रखा जाता है। और सबसे बड़ी बात, चोटी जो है उससे बड़ा बहुत कम ही संस्कार किसी ब्राह्मण के जीवन में होता है, इसीलिए चोटी का ब्राह्मण बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। इसीलिए जब समर के मन में यह ख्याल आया कि इस चोटी को साफ ही कर देता हूँ तो उसे उसी समय बहुत खराब लगा कि यह मैं कैसी बातें अभी सोचने लग गया हूँ। तभी पास आकर दिवाकर बोला, कहो जी महाराज, कैसे कट रहे हैं आजकल दिन, क्या कर रहे हो आजकल? मुझे भाई साहब की बात याद आ गई। सुबह ही तो बैठक में उन्होंने कहा था। क्यों, अब क्या इरादा है? इम्तिहान से तो छुट्टी मिल गई ना। मेरा इरादा क्या, जो भी आप कहें। मैं समझ गया कि उनका मतलब कोई नौकरी कर लेने से है। अब कहीं कुछ कोशिश करो, अपने उस दोस्त से कहो रिजल्ट तो निकल जाने दीजिए, अब कहीं अप्लाई भी तो करूं तो क्या लिखूं? रिजल्ट के तो 2-2.5 महीने हैं, तब तक भी तो कुछ करोगे ही या यूं ही वक्त बर्बाद होगा? चिंता भरे स्वर में भाई साहब बोले, घर की हालत तो तुम देख ही रहे हो, मेरे 90-100 रुपए में हींग भी नहीं लगती, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अमर कुंवर को अगर हम दोनों अच्छी तरह पढ़ा ले तो उन्हें भी अच्छी सर्विस मिल जाएगी। अब समर को जब दिवाकर पूछता है कि क्यों, तुम अभी क्या कर रहे हो,
क्या हाल चाल है तुम्हारे। तो उसी समय समर को उसके भाई साहब की बात याद आ जाती है। उसने अपने भाई साहब के साथ सुबह में नौकरी पर बातचीत की थी। उसके भाई साहब ने कहा था कि अब तो तुम्हारी परीक्षा भी समाप्त हो चुकी है, तो तुम अभी कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते हो, और तुम्हारा वो जो दोस्त है, मतलब वो दिवाकर के बारे में कह रहे थे, उससे बोलो कि वह तुम्हारी कहीं पर नौकरी लगा दे। तो उसी पर समर कहता है कि अभी तो नहीं हो सकता है, कम से कम रिजल्ट तो निकल जाने दीजिए। अगर मैं कहीं पे अभी एप्लीकेशन भी दूंगा तो मैं तो उसमें कुछ लिख नहीं पाऊंगा कि मैं कितना क्वालिफाइड हूं। तो उसी पर जो भाई साहब हैं वो कहते हैं कि अभी तो रिजल्ट आने में कभी दो ढाई महीने हैं, तब तक तुम क्या कुछ भी नहीं करोगे। घर की हालत तो तुम देख ही रहे हो, मेरे पैसों से तो घर ठीक से नहीं चल पाता, और अगर हम कुंवर और अमर को ठीक से पढ़ा ले तो उनकी भी सर्विस हो जाएगी। तो यह बात कि तुम अपने दोस्त से कहो, जो कि समर के भाई साहब ने उससे कहा था, वही बात समर को याद आ गई। मतलब समर के भाई साहब ने कहा था कि तुम दिवाकर से नौकरी के बारे में पूछो, और जब दिवाकर ने समर से बातचीत की तो उसे जो है नौकरी की ही बात याद आ गई, जो कि वह दिवाकर से पूछना चाहता था। हाँ हाँ, कुछ तो देखूंगा ही, मैंने टालने को कहा। अपने उस दोस्त से कहो ना कहीं तलाश करके ही देगा, उसके तो 20 जान पहचान वाले होंगे। उन्होंने फिर दिवाकर की ओर इशारा किया। तो समर ने उन्हें टाल कर कहा कि हाँ ठीक है, मैं देखता हूँ, लेकिन भैया जो है वह इस बात पर अड़े रहे कि तुम अपने दोस्त से कहो, वह तो कहीं ना कहीं लगा ही देगा। पूछूंगा। असल में भीतर से आती हुई बाबूजी के चीखने की ऊंची ऊंची आवाजों से मेरा ध्यान उधर खिंच गया। विषय बदलने को बोला, बाबूजी क्यों नाराज हो रहे हैं भीतर। हालांकि बात मेरे लिए कतई महत्व की नहीं थी, किसी न किसी पर नाराज हो ही रहे होंगे। जो जिसका काम है वह कर रहा है, इसमें इतनी फिक्र की क्या बात है। पर अब इस बात को टालना जो था, तो समर से जब उनके भैया ने कहा कि तुम अपने दोस्त से कहो कि वह तुम्हारी कहीं पे नौकरी लगा दे, तो समर को उनकी बात टालनी थी। तो इसलिए उसने कहा कि भैया अंदर में बाबूजी क्यों चीख रहे हैं, बाबूजी क्यों चिल्ला रहे हैं। अब बाबूजी का चिल्लाने से समर का जो ध्यान था वह हट गया था। जब समर के भैया उसे समझा रहे थे तो उसी समय बाबूजी के चिल्लाने की आवाज आई, जिससे समर का ध्यान वहां से हट गया। अब नॉर्मली हम जानते हैं कि समर घर में होने वाली बड़ी सी बड़ी बात पर भी ध्यान नहीं दिया करता था, तो उसी तरीके से वह बाबूजी की बात पर भी ध्यान नहीं देना चाहता था। लेकिन उसे भाई साहब के साथ हो रहे उस बातचीत से छुटकारा चाहिए था, उसे जो है एक बहाना चाहिए था। इसलिए उसने कहा कि भैया बाबूजी क्यों चिल्ला रहे हैं, चलो चलकर देखते हैं, आओ देखें किस पर नाराज होकर चिल्ला रहे हैं। शायद भाई साहब और हम भीतर आ गए। उन्होंने फिर याद दिलाया, पर उससे पूछना जरूर, जिक्र तो कर ही देना। तो वो दोनों अंदर देखने गए कि बाबूजी किस पर चिल्ला रहे हैं, लेकिन अंदर जाते हुए भी भैया ने कहा कि तुम एक बार उनसे कहना जरूर कि वह तुम्हारी नौकरी की बात करे। अब दिवाकर के पूछने से मुझे भाई साहब की बात याद हो आई। मैंने कहा कुछ नहीं, तुम बतलाओ क्या करें। अब जब दिवाकर ने पूछा कि क्यों समर तू अभी क्या कर रहा है, तो उस समय उसे उसके भाई की बात याद आ गई, लेकिन वह नहीं कह पा रहा था अपने दोस्त से कि तू मेरी कहीं पे नौकरी लगा दे। इसीलिए वह कहता है कि नहीं वैसी कुछ खास नहीं है, तुम अपनी बतलाओ। अरे मियाँ, करना वरना क्या, चोटी फटकारो और मस्त रहो, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। लापरवाही से कहकर उसे सहसा कुछ याद आ गया, तो उसने लापरवाही से उत्तर दिया कि करना क्या है, अपनी चोटी को इधर उधर करो और आराम से सो, अभी तो आराम करने के दिन है। और उसे उसी समय कुछ याद आ गया। बोला लेकिन तुम्हारे दिमाग में आराम कहाँ, तुम तो आराम के जानी दुश्मन हो ना। तुमने तो अभी या तो 3rd ईयर की किताबें घोटनी शुरू कर दी होंगी या भारतीय दर्शन पढ़ रहे होगे। तो इतना कहकर दिवाकर कहता है मैं तो अपने आराम के बारे में सोच रहा हूं, और तुम्हें भी अपने आराम के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन हाँ तुम्हें आराम के बारे में कहाँ कुछ ख्याल रहता है। तुम तो अभी से या तो 3rd ईयर की किताबें पढ़ना शुरू कर दिए होगे या फिर भारतीय दर्शन पढ़ रहे होगे। मतलब समर जो है वह आराम नहीं करता था, जो कि हम जानते हैं कि यह सच बात थी। समर या तो मुश्किलों में फंसा रहता था, या फिर वह बहुत ज़्यादा सोचता था, या फिर वह कुछ करता रहता था, लेकिन वह आराम नहीं करता था। और इसी पर उसके दोस्त ने ताना मारते हुए कहा था। मैंने उदास होकर जवाब दिया, नहीं दिवाकर, मैं शायद आगे नहीं पढ़ पाऊँ। नहीं पढ़ पाऊँ क्या मतलब? फिर हंस पड़ा। सुनो किरण जी, हमारे समर साहब सिनेमा का डायलॉग बोल रहे हैं। किरण मुस्काई, अभी तक केवल तटस्थ की तरह चल रही थी। तो उसने उदास होकर दिवाकर की बातों का जवाब दिया कि नहीं यार, मैं तो कुछ नहीं पढ़ रहा और मैं शायद आगे भी नहीं पढ़ पाऊँ। इस पर दिवाकर थोड़ा मुस्कुराता है और अपनी बीवी से कहता है कि देखो
यह कैसी बातें कर रहा है, यह नहीं पढ़ाई करने वाला है। इसी पर किरण जो है वो थोड़ी सी मुस्कुराती है और अभी तक तो वो केवल चल रही थी, लेकिन वह अपने पति का चेहरा देखकर अब थोड़ी सी मुस्कुराती है। हाँ, मैं अनमना हो आया, खैर अभी तो बहुत दिन है। अच्छा अपनी बताओ, तुम क्या कर रहे हो आजकल? तो समर ने कहा, हाँ मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन अभी भी काफी दिन है, बाद में देखेंगे। अभी तुम बताओ, अभी तुम क्या कर रहे हो? अरे हमें क्या करने को रखा है, बस किरण जी हैं और हम हैं। बीच में नाराज हो गई थी कि पढ़ाई ही हमारे लिए सब कुछ है। अरे ये तो जैसे कुछ है ही नहीं। सो अब हमने अपने को इन पर ही छोड़ दिया है। और वह जोर जोर से हंस पड़ा। अब समर का रिप्लाई देकर दिवाकर ने कहा कि अरे हमें अभी क्या करना है, हमें तो अभी किरण जी का ही ध्यान रखना है। बीच में तो नाराज हो गई थी कि इनका हम कुछ भी ध्यान नहीं रखते हैं, सो हमने अभी सब कुछ इन पर ही छोड़ दिया है। और इतना कहकर दिवाकर हंसने लग जाता है, किंतु यह देखकर कि मजाक कुछ अधिक चुटीला हो गया है और अपने बीच की बातों को यूं बता देने में किरण की भवें सिकुड़ उठी हैं, वह एकदम बोला, सो अब इन्हें माता जी से निपटना है क्यों किरण जी? माता जी तो खूब ही नाराज मिलेंगी। तब तो गुस्से में कह दिया कि जाओ तुम सिनेमा। अब जो आंखों में धुआं लगा होगा तो वे गालियां दी होंगी कि सुनकर तबीयत ठिकाने लग जाए। तो दिवाकर जब यह देखता है कि वह जो मजाक था वह कुछ ज्यादा ही सीरियस वाला हो चुका था, और उसी समय जो है वह यह भी देखता है कि किरण के चेहरे पर जो है वह अलग एक रिएक्शन आता है, तो उसी को देखकर दिवाकर जो है वह मुद्दा बदलते हुए कहता है कि क्यों किरण जी, अब तो हमें कितनी देर हो रही है, घर पर तो अम्मा कितना गुस्सा रही होंगी। तब तो गुस्से से कह दिया कि जाओ जाकर देखो, लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा गुस्सा रही होंगी। अभी जो आंखों में धुआं लगा होगा तो वो गालियां दी होंगी कि सुनकर तबीयत ठिकाने लग जाए। दिवाकर ने टॉपिक चेंज करके कहा कि माता तो घर में बैठकर ऐसी ऐसी गालियां दे रही होगी कि सुनकर तबीयत ही ठिकाने लग जाए। इस बार किरण ने उपेक्षा से कहा, कहाँ तक दिन रात मरे, 6 महीने में एक बार सिनेमा आए हैं, अगर अब भी वह गालियां दे तो कोई क्या करे? तो किरण ने जवाब दिया, हाँ 6 महीने में तो हम आए हैं, और अगर इसमें भी किसी को तकलीफ है, कोई अगर गाली दे रहा है तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं? उनके सामने कहना यह बात दिवाकर ने चिढ़ाया। अब दिवाकर उसे चिढ़ाकर कहता, यह जो बात तुम अम्मा के बारे में मेरे सामने कह रही हो, तुम उनके सामने कह के दिखाओ। मुझे बात बहुत बुरी लगी। कैसा है ये दिवाकर जो अपनी माँ के बारे में बहू से यह सुन रहा है, और यह किरण माँ जैसी सास की कोई ऐसी अवज्ञा कर रही है। मेरे सामने भी प्रभा कहती तो सारी प्रण प्रतिज्ञा भूलकर उसकी इतनी सी बात पर खींच कर तमाचा देता, और सोचने के साथ ही वह तमाचे वाला दृश्य फिर कौंध गया। किरण की असभ्यता कतई अच्छी नहीं लगी। तो जब दिवाकर देखता है कि उसकी पत्नी उसके माँ के बारे में पीठ पीछे बुराई कर रही है, तो वो उसे कहता है कि ठीक है, तुम माँ के सामने बुराई करके देखो। और उसी पर जो है समर कहता है कि कैसा है ये दिवाकर जो अपनी माँ की बुराई अपनी पत्नी के मुंह से सुन रहा है, और इसे भी तो देखो, अपनी सास जैसी माँ की बुराई पीठ पीछे कर रही है। अगर प्रभा होती तो मैं तो अब तक सब कुछ भूलकर उसे एक तमाचा मार दिया होता। और जैसे ही यह तमाचा वाली बात फिर से सामने आती है तो समर को जो है वही तमाचा वाला घटना फिर से याद आ जाता है, और उसे किरण का यह बर्ताव बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। सुना भाई समर, अचानक मुझसे दिवाकर बोला, ये कई बार मुझसे कह चुकी है कि तुम अपनी वाइफ को हमारे यहाँ क्यों नहीं लाते। अच्छा किरण जी, एक दिन इनकी दावत रखो, तब लाएंगे ये भाभी जी को। फिर दिवाकर समर को कहता कि अरे समर, सुनते हो, हमारी यह वाइफ बार बार कहती रहती है कि तुम अपनी बीवी को हमारे घर पर क्यों नहीं लाते हो। एक काम करते हैं किरण जी, अपने घर पर दावत रखते हैं, फिर यह अपनी बीवी को हमारे घर पर लाएगा। मैं बड़े धर्म संकट में पड़ गया। किरण मेरी ओर उत्सुकता से देख रही थी कि मैं दिवाकर की बात का क्या जवाब देता हूँ। जल्दी से कुछ हकलाकर बोला, वह तो अपने घर है, इस बार आएगी तो जरूर मिलाऊंगा। तो जब दिवाकर कहता है समर से कि तू अपनी बीवी को हमारे यहाँ क्यों नहीं लाता, ये हमारी बीवी पूछती रहती है, तो एक काम करते हैं कि एक दिन दावत रखते हैं, तब तो तू उन्हें जरूर लाएगा। तो इस पर समर जो है वह धर्म संकट में फंस जाता है। अब धर्म संकट में कैसे फंस जाता है, वह यह है कि वह ठीक से कह भी नहीं सकता था कि बीवी उसके यहाँ है, और वह यह भी नहीं कह सकता कि वो उससे मिलाएगा नहीं, क्योंकि अगर वो ये कहता है कि उसकी बीवी से उसका रिश्ता अच्छा नहीं है, तो ये भी एक सोचने वाली बात होगी कि ये ऐसा क्यों है, उसके दोस्त के सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। और वो यह भी नहीं कह सकता था कि मैं नहीं मिलाऊंगा क्योंकि दिवाकर उसका बहुत अच्छा दोस्त था। तो उसने दोनों बीच की एक बात कह दी कि अभी तो वो घर पे नहीं है, लेकिन जब वो घर पे आती है तो मैं तेरे को जरूर मिलाऊंगा।
तो यही बात समर ने यहाँ पर कही। बात खत्म हो गई, लेकिन हृदय का जो भाग मेरे अनजाने ही बर्फ की ठंडी सतहों के बीच गर्म रह गया था, वहां से एक ठंडी सांस उठी। काश मैं भी अपने पत्नी को इसी तरह लेकर सिनेमा दिखाता। अब समर जब यह बात सब कह देता है कि अभी तो उसकी पत्नी जो है वो वहां पे नहीं है, लेकिन बाद में जब वह वहां पे आएगी तो वह जरूर मिलाएगा। तो जब यह सब कुछ खत्म हो जाता है तो इसके बाद समर के अंदर से एक ठंडी सांस निकलती है, जो कि यह कहती है कि जैसे दिवाकर अपनी पत्नी के साथ घूम सकता है और जैसे सिनेमा घर में अन्य पुरुष अपनी स्त्री के साथ घूम रहे थे, मैं क्यों नहीं अपनी पत्नी के साथ उस तरीके से घूम पाता हूँ। वह यह भी कहता है कि काश मैं भी प्रभा के साथ इस तरीके से घूम पाता। और मुझे याद आया सिनेमा में दोनों कैसे पास पास सिर सटाए आपस में पिक्चर के बारे में बातें कर रहे थे। साथ ही सिनेमा के कई दृश्य भी भीतर फुरहरी पैदा करके चले गए। फिर भी इस पत्नी शब्द के अर्थ में किसी भी तरह से प्रभा आती है या इस प्रकार उठने वाली आकांक्षाओं में कहीं उसका भी निवास है, यह मैं मानने को तैयार नहीं था। प्रभा का तो निश्चय ही मैं इस क्षेत्र के बाहर का प्राणी समझ चुका था। मानो जो भी मेरी पत्नी होगी वह कहीं और किसी दूसरे के वश में है, वह प्रभा है ही नहीं। फिर समर को वह दृश्य याद आया जब दिवाकर और उसकी पत्नी साथ में बैठकर सिनेमा देख रहे थे। उसे जो है सिनेमा के कई दृश्य बार बार उसके दिमाग में आ रहे थे और वह जो यह बात सोच रहा था कि काश वह भी अपनी पत्नी के साथ आ पाता। उसके बाद वह यह सोचता है कि क्या प्रभा मेरे लिए सचमुच मेरी पत्नी जैसी है, क्योंकि पत्नी शब्द का अर्थ जो है उसमें प्रभा बैठती है या नहीं, यह समर को समझ में नहीं आता था और उसके हिसाब से वह नहीं ही बैठती थी। तो इसी पर समर कहता है कि प्रभा मेरी पत्नी है भी या नहीं, मुझे इस पर दोष होता रहता है। लेकिन वह बाद में यह कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी जो पत्नी है वह तो किसी और के वश में है, वह प्रभा हो नहीं सकती है। दिवाकर के जिद के कारण खाना वहीं खाया, लौटा तो मेरे साथ फिर वही पुराना 5 घंटे वाला समर भी आया था। जिस घुटन और ऊब को छोड़कर भाग गया था वह ताज़ा हो आई, मानो अभी तक किसी स्वप्न लोक में भटकता रहा था और अब वास्तविक धरातल पर लौट आया हूं। पता नहीं फिर इस कांड ने क्या रूप लिया। अब समर जब सिनेमा घर से दिवाकर और उसकी पत्नी के साथ आ रहा था तो उसने जो है उसके घर पे ही खाना खाया, क्योंकि दिवाकर ने जिद की कि तू मेरे ही घर पे खाना खाकर जा, और वह घर पे खाना खाकर आ रहा था। और उसी समय समर को फिर से वही सब कुछ याद आ गया कि वह तो कुछ घर में बोलकर भी नहीं आया है, घर में पता नहीं क्या तमाशा हो रहा होगा। और इसी बात को सोचकर समर जो है वह काफ़ी घबरा रहा था। और समर यह कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई सपना टूटा हो और उसे अभी वास्तविकता का ज्ञात हुआ हो। मतलब 5 घंटे से जो कुछ भी चल रहा था, वह सिनेमा देखकर आया, वह दिवाकर के साथ बातचीत करके आया, उसने दिवाकर के यहाँ खाना खाया, यह सब कुछ एक सपना था। और अब जब वह अपने घर को जा रहा है तो यही असली में हकीकत है। अब यहाँ पे हम सीन जंपिंग यहाँ पे हम देख रहे हैं। हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि सबसे पहले जो है समर सिनेमा घर के बारे में बताता है कि सिनेमा घर में क्या हुआ था। फिर सिनेमा घर से बात उस सीन पर आती है जहाँ पर समर का घर है, मतलब समर के घर पे सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पर समर और उसके भाई के बीच में बातचीत दिखाई जाती है। फिर वो बातचीत से जो संकेत निकला था कि तू अपने दोस्त से बात कर, वह हमें फिर से सिनेमा घर वाले सीन पर ले जाती है। फिर सिनेमा घर वाला सीन जब खत्म होता है और समर जब अपने घर की तरफ जाता है तो हम फिर से उस सीन पे चले जाते हैं जहाँ पे समर और उसके भाई के बीच में बातचीत हो रही थी। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि समर और उसके भाई साहब जो हैं वह दोनों अब अंदर जा रहे थे ये देखने के लिए कि बाबूजी आखिरकार किस बात को लेकर गुस्सा रहे हैं, और हम अभी वही सीन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सीन जंपिंग देख रहे हैं, जो कि मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहला सीन जो है वह सिनेमा घर पे चल रहा है, फिर वहाँ से सीन जो है वह समर के घर पे जंप होता है जहाँ पर वह और उसका भाई बातचीत कर रहे हैं। फिर उसके भाई के दिया हुआ संकेत कि तू अपने दोस्त से बात कर, वह हमें वापस से सिनेमा घर वाले सीन पे ले आता है जहाँ पर हम बाकी का बातचीत देखते हैं, मतलब कैसे वह घर जाते जाते बातचीत
कर रहे हैं, जहाँ पे दिवाकर का समर के बारे में पूछना, दिवाकर का अपनी पत्नी के बारे में बताना, दिवाकर का अपनी माँ के बारे में बताना, यह सब कुछ होता है। फिर इसके बाद समर जब खाना खाकर वापस घर जाता है तो सीन फिर से शिफ्ट हो रहा है समर के घर के उस सीन पे जहाँ पर लास्ट टाइम समर और उसके भाई साहब बात कर रहे थे। हम और भाई साहब भीतर गए तो देखा कि सिर झुकाए ही सामने प्रभा अपराधिनी की मुद्रा में खड़ी है और बाबूजी दुर्वासा का रूप धारण किए हाथ ऊंचे उठा उठा कर गरज रहे हैं। अम्मा भी उसमें कभी कभी अपना सहयोग दे देती है। हाथी की सूंड सा घूंघट निकाले भाभी किवाड़ के पीछे छिपी खड़ी है। अब जब समर और उसके भाई साहब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि प्रभा फिर से किसी अपराधी की तरह वहां पे खड़ी है और बाबूजी उसे डांट रहे हैं और उसमें जो है अम्मा भी बीच बीच में अपनी बातचीत दे दिया कर रही है और कोई जगह दाल बिनने को रह ही नहीं गई है। बाबूजी ने हमें देखा तो सारे किस्से के नए सिर से दोहरा दिया। दाल छत पर ही बिनेगी। ऐसे ही उस दिन छत पर बाल्टी से जाकर सिर धोया गया। उस दिन तो चुप हो गया। मुन्नी ने सिफारिश कर दी, बस अब तो खाना सोना सभी छत पर होने लगा। क्यों? हमेशा गूंगी की तरह मनहूस सी घूमती रहेगी, आंखें चुराती रहेगी। कुछ दिमाग ही समझ में नहीं आते साहबजादी के। वहां छत पर तेरा क्या रखा है, हमें भी तो बता। मैं आज साफ साफ कह देता हूँ, मुझे यह बातें जरा भी पसंद नहीं है। कान खोल कर सुन लो। जाड़े के दिन है, 20 आदमी छत पर धूप खाने का बहाना करके ताक झांक करते हैं। बहू के कायदे से रहो। अब जब समर और उसके भाई साहब अंदर गए तो वहां पर बाबूजी जो है वह प्रभा के ऊपर ही गरज रहे थे, क्योंकि प्रभा फिर से छत पर चली गई थी। लास्ट टाइम हमें याद है कि प्रभा सिर धोने के लिए जो है वह छत पर चली गई थी। इस पर बाबूजी गुस्साए भी थे, लेकिन उस समय मुन्नी ने प्रभा का पक्ष लेते हुए बात को संभाल लिया था। लेकिन इस समय वहां पर प्रभा का पक्ष लेने के लिए कोई भी नहीं था, इसीलिए बाबूजी अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रभा पर गरज उठे और उन्होंने कहा कि घर में क्या कोई और जगह नहीं बाकी रह गई है जो तुम्हें ऊपर में ही दाल भीनना है? लास्ट टाइम तुम ऊपर में गई थी, हमने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि मुन्नी ने सिफारिश कर दी थी। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। अभी जाड़ा का समय है, ऊपर में 20 लोग आते होंगे ताक झांक करने के लिए। क्या तुम्हारा वहां पे जाना ठीक है? और हमें यह भी तो बता कि ऊपर में ऐसा क्या है जो तू वहां पर बार बार जाती रहती है? क्या है ऐसा ऊपर में जो तू वहां पर हमेशा जाती रहती है? मैं साफ साफ कह देता हूं, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तुम अगर बहू हो तो बहू के कायदे से रहो। सबसे बचकर अकेली अगर छत पर ही नहीं बैठी रहे तो पड़ोसियों से नैना कैसे लड़े? अम्मा ने हमें देखकर और भी जोश से में कांटा मारा और भाग भाग कर छत पर जाती ही क्यों है? और बाबूजी की बातों में अपना बात घुसेड़ते हुए अम्मा ने कहा कि अगर यह छत पर जाएगी नहीं तो पड़ोसियों से बातचीत कैसे करेगी? उन्होंने ताना मारते हुए कहा था। और मुझे भी तो एक बात बता, तेरा ऊपर में है कौन? तू ऊपर में भाग भाग कर जाती क्यों है? प्रभा जब से सिर झुकाए बिना कुछ बोले सुन रही थी, इस बात से एकदम झटक कर उसका सिर उठ गया। उसने एक बार तीखी निगाहों से अम्मा की ओर देखा और धीरे से फिर सिर झुका लिया। शायद आंखों से 2 आंसू भी गिरे। अब प्रभा चुपचाप वहां पर खड़ी थी, लेकिन इस बात ने उसे हिलाकर रख दिया, क्योंकि इस बार उसके चरित्र पे सवाल उठाया गया था। क्योंकि अगर कोई यह पूछता है कि ऊपर में ऐसा क्यों है, तो मतलब आप समझ ही रहे कि ये किस ओर इशारा कर रहा है। यह प्रभा के किसी दूसरे के साथ बातचीत, किसी दूसरे के साथ संबंध को दिखा रहा है, जो कि संबंध तो ठीक तौर पे कह रहा नहीं है, लेकिन ये उसी प्रकार का है। तो जब इस बात का वहां पे बातचीत हुई और वो भी प्रभा के साथ, तो प्रभा को खराब तो लगेगा ही, क्योंकि अगर किसी भी औरत के सामने उसके चरित्र को लेकर बातचीत की जाती है तो खराब किसे नहीं लगेगा। हाँ, ठीक तो है, पांडे जी की लड़की की तरह भाग ना जाए किसी के साथ। खूब नाराज हो चुकने के बाद सिर झुकाकर बाबूजी सोचते से बैठक में जाते जाते बोले। अब बाबूजी बैठक में जा रहे थे और वो जाते जाते बोले, हाँ ठीक ही तो है, पांडे जी की बहू के साथ यह भी किसी के साथ भाग जाएगी। कौन पांडे जी? अम्मा ने चौंक कर पूछा। यही अपने मोहल्ले की कौन सी लड़की भाग गई उनकी? हरी वाली खर भी तो ऐसी हथनी सी रखी थी। उन्होंने फिर अपने दोनों हाथ माथे पर मारे। हाय राम, क्या जमाना आ गया है, धर्म कर्म तो उठ ही गया। बाबूजी के जाते ही उन्होंने भैया से पूछा, क्यों रे धीरज, किसके साथ भाग गई? अब जब बाबूजी कहते हैं कि पांडे जी की लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई, तो इस पर अम्मा ने कहा, कौन पांडे जी? वह अपने मोहल्ले वाली, उसकी कौन सी लड़की भाग गई? क्या बड़ी वाली भाग गई है?
करके भी तो हथनी जैसी रखी थी। और फिर अम्मा ने अपनी जो है माथे को ऊपर हाथ मारा और कहा कि हाय राम, कैसा जमाना आ गया है। और जब बाबूजी वहां से चले गए तो उन्होंने भाई साहब से पूछा कि क्यों रे, किसके साथ भाग गई है। तो उस पर जो है भाई साहब कहते हैं कि भागी होगी, किसके साथ भाग सकती है, उसी मास्टर के साथ भागी होगी जो पढ़ाने आता था। और भाई साहब कहते हैं कि मैं बाहर जाकर पता लगाऊंगा। हाय कैसा पाप आ गया है, देखते देखते सब कर लेवे हैं, किसी को कानो कान पता नहीं चलने देते, कहाँ जाएगी ये धरती प्रभु। अम्मा ने मुख पर अत्यंत कातर भाव लाकर कहा। और फिर अम्मा ने फिर से कहा कि सब आजकल यही कर रहे हैं, ये दुनिया कहाँ जाएगी प्रभु, ये दुनिया कहाँ जाएगी। भाई साहब भी मुड़कर बाहर की ओर चलने लगे। घूंघट उठाते हुए भाभी बाहर निकल आई और अम्मा के पास आकर बोली, ये पढ़ी लिखी लड़कियां जो ना कर ले सो थोड़ा है अम्मा जी। अब भाभी जी भी इस बात पर ताना मारते हुए कहती है कि ये पढ़ी लिखी लड़कियां जो ना कर ले सो थोड़ा है अम्मा जी। तो मतलब ये पढ़ी लिखी लड़कियां जो नहीं कर सकती ऐसा बहुत कम ही है, यह पढ़ी लिखी लड़कियां सब कुछ कर सकती है। मतलब यहाँ पर इनडायरेक्टली सभी प्रभाग के ऊपर लांछन निकाल रहे थे। अचानक अम्मा को मूल विषय याद आ गया। बोली, अरे हमारी तरफ से दुनिया भाड़ में जाए, लेकिन ये भाग भाग कर ऊपर क्यों जाती है, इसका वहां कौन बैठा है। फिर मेरी ओर देखा, खबरदार जो आज से उधर पैर रखा, मुझसे बुरा कोई ना होगा। फिर अम्मा कहती है, यह भाग कर ऊपर जाती क्यों है, इसका ऊपर में आखिरकार है कौन। और फिर समर की ओर देखकर कहती है कि खबरदार जो आज के बाद ऊपर गई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। भाभी ने अपनी बच्ची अम्मा की गोद में प्यार से देते हुए कहा, लो अम्मा जी, तुम क्यों अपना खून जलाओ। तो सब अपने तरीके से प्रभा का चरित्र हनन कर चुके थे। अम्मा ने किया, बाबूजी ने किया और भाभी ने किया। और इतना सब कुछ हो चुकने के बाद सब वहां से धीरे धीरे जाने लगे। भाभी ने अपना बच्चा अम्मा के हाथ में दे दिया। भाई साहब भी कुछ नहीं बोले, लेकिन वह भी चुप रहे और वह भी वहां से निकल गए। भाभी भी निकल गई, अम्मा बच्चे के साथ रह गई और बाबूजी तो सबसे पहले निकल गए थे। मैं भी मुड़कर चल दिया कि पीछे से अम्मा की वाणी सुनी, खून नहीं जलाऊं तो क्या करूं, इन्हीं लखनों के मारे खसम देखता तक नहीं और बहुरानी को चढ़ी है जवानी। लड़का बेचारा सूख सूख कर लकड़ी हुआ जा रहा है, कुछ उसका रोग ही समझ में नहीं आता। अच्छी आफत गले पड़ी है, मरती भी तो नहीं कि पाप कटे। करम दूध मरा ना निगलने का ना उगलने का, जिंदगी खराब हुई जा रही है लड़के की। मरे तो मैं कल लड़के की दूसरी शादी कर दूं। और अम्मा का स्वर गीला हो आया। तो जब भाभी कहती कि तुम अपना खून क्यों फालतू में जला रही हो, तो अम्मा कहती है कि अपना खून नहीं जलाऊं तो क्या करूं, यहाँ पर मेरी बहू को जो है वह जवानी चढ़ी हुई है और मरती भी तो नहीं है कि कुछ पाप चले। अगर मर जाए तो हम अपनी बेटी की दूसरी शादी करवा दें। और अम्मा का स्वर जो है वह गीला हो जाता है। मतलब अम्मा जो है वह ताना मारते मारते रोने लग जाती है। मैं बाहर चौक में आकर सीढ़ियां चढ़ता हुआ कोठरी की तरफ जाने लगा। यहाँ तो एक ना एक झगड़े रोज लगे ही रहते हैं, कहाँ कहाँ तक ध्यान दिया जाए। लेकिन तब भी चलते समय जो कुछ मुन्नी ने कहा था वह अब भी गूंजे जा रहा था। शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आता था, लेकिन बेचैनी भीतर महसूस होती थी। अब समर जो है वह वापस अपने कोठरी की तरफ आ रहा था। बाकी की बातों पर तो वो ध्यान देना कब का छोड़ चुका था, तो उसने बाकी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन मुन्नी का वह बात कि भाभी से कहना कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया अब भी उसके दिमाग में गूंज रहा था और वह उसका मतलब अब भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर मैं सिनेमा चला गया। डरते डरते से एक बार किवाड़ खुटका चुकने के बाद भी यही बेचैनी फिर भीतर से उमड़ने लगी। इसी से छूटने के लिए तो मैं निकल कर दिवाकर के यहाँ चला गया। अब तक भूले रहा, अब सारा दृश्य आंखों के आगे साकार हो आया। खैरियत यही हुई कि किवाड़ खोलने वाला अमर था, वरना मैं तो हर डांट के लिए तैयार था। उसने कहा, भैया तुम चले कहाँ गए थे। सारे घर वाले नाराज थे, सभी को फिक्र हो गई थी कि जाने कहाँ चले गए। मैंने धीरे से पूछा, अब तो सब सो गए। उसने हाँ कहा और मैं चुपचाप सीढ़ियां चढ़कर अपनी कोठरी में जा पहुंचा। डर था कि मेरा खाना ढका रखा होगा, देखा खाना नहीं था। संतोष की सांस ली, कपड़े उतारने लगा। अब यहाँ पर हम फिर से सीन को चेंज होता हुआ देखते हैं। अब तक सीन था कि समर और उसके भाई साहब अंदर गए, अंदर में डांटना सब कुछ हुआ। अब यहाँ से फिर से सीन उस पार्ट में चला जाता है जहाँ पर समर जा रहा है। उस दिन जब प्रभा को डांटा गया तो उसके बाद समर अपने रूम में जाकर बैठ गया था और उसके बाद जब वह सिनेमा घर जाने
जाने लगा, तो वो सीन यहाँ पर आ जाता है। तो उसके बाद समर सिनेमा घर गया, उसने वहाँ पर सिनेमा देखा, वह दिवाकर के साथ समय गुजार पाया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो हम बेसिकली जानते ही हैं। वह दोनों वापस साथ ही घर आए थे, उसके घर पे ही खाना खाया, लेकिन जब उसके घर पे खाना खाकर समर वापस अपने घर की तरफ आ रहा था तो उसे बस यही बात का डर था कि घर जाकर क्या होगा। लेकिन किस्मत से जब वह घर पहुंचा तो दरवाज़ा खोलने के लिए जो है या वहाँ पर अमर था और अमर ने उससे कहा कि भैया तुम आखिरकार चले कहाँ गए थे, किसी से कुछ कहा भी नहीं, यहाँ घर पर सब परेशान हो रहे थे कि तुम कहाँ चले गए। तो उसी पर समर कहता है कि अब तो सब सो गए ना, तो उसी पर अमर कहता है कि हाँ, और फिर समर जो है वह धीरे से घर के अंदर आता है और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। उसे डर था कि हो सकता है कि प्रभा ने उसके लिए खाना बनाकर रख दिया हो, लेकिन वैसा नहीं था और समर ने चैन की सांस ली और वह अपने कपड़े उतारने लगा, वह तरोताज़ा होने लगा। सो गाइज, हमारी ये आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है एंड इस वीडियो को ख़त्म करने के साथ साथ मैं आपको बस एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो पे पूरे डिपेंडेंट ना हो जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जिस भी बुक को फॉलो करते हैं आप एक बार उस बुक को जाके पढ़िए, एकदम से इस वीडियो पे डिपेंडेंट मत हो जाइए। एंड अगर ये वीडियो को आप एग्जाम के समय में देख रहे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू टेक दिस वीडियो एज द ओनली सोर्स जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। आप प्लीज जाके अपने कोई भी टेक्स्ट बुक हो उसे अच्छे से पढ़िए। तो गाइस, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप ऐसे वीडियोस और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और अगर आपके कुछ भी डाउट्स, क्वेरीज या फिर क्वेश्चंस हैं उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। एंड अगर आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि इससे कुछ हेल्प पा सकते हैं तो इन ये वीडियो आप उनको भी प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय बाय एंड जय हिंद।